अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। आज हम जम्मू कश्मीर के उस मामले पे बात करेंगे जिस पे हम लगभग पिछले काफ़ी वक्त से बात करते आए हैं। एक बार फिर ये आज सुर्खी में रहा है, हंगामा खेज रही है, गली नुक्कड़ पे बहस की जा रही है। असम्बली के इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज तनख्वाहों की बात की और तनख्वाहों की बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पिछले 6-7 सालों से MLAs वगैरह की तनख्वाह जो है वो नहीं बढ़ाई गई और 80,000 के करीब जो तनख्वाह मिलती है, जब आज 6-7 साल पहले जो 80,000 की तनख्वाह थी उस टाइम हमारी जो ब्यूरोक्रेट वगैरह थी जिनकी जो तनख्वाह थी वो अब दुगनी तिगुनी हो गई है, लेकिन MLAs को नहीं है। लेकिन साफ जाहिर है MLAs के एक्सपेंसेस जो होते हैं, सुबह सुबह इनके घर में जो इनका वोटर वर्कर वगैरह जो होता है वो भी बड़ी तादाद में आती है, बिल्कुल माना जा सकता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। यूजुअली MLAs को सुबह के टाइम शाम के टाइम जो उनका कैडर आता है, चाय कप कप पिए तो वही बहुत ज़्यादा हो जाता है, खाना भी खाने बैठ जाए घर में, क्योंकि हम कश्मीरी मेहमान नवाज हैं, हम घर में जो आए उसको खिलाए बिना जाने नहीं देते हैं। बाहर मुल्क की रियासतों में पानी पिलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कम अज़ कम चाय ज़रूर पिलाई जाती है और एक चाय का कप 20 रुपये में ज़रूर होता है। और अगर 50 आदमी ही आ जाए तो 1000 रुपये दिन का ही ये चाय का ही ख़र्चा है, अगर कम ही खर्चा करे। लेकिन इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने जब ये कहा तो ज़रा पहले सुनिएगा, क्योंकि इस पे बड़ी बहस है। PDP ने तो इस पे बताया है कि प्रायोरिटी सरकार बताए क्या है, ये क्या यही तनख्वाही की प्रायोरिटीज़ इस असम्बली की, ये PDP ने बताया है। और ज़रा पहले उमर अब्दुल्ला का आप सुना लीजिएगा, हमारे नाज़रीन सुनिए, क्योंकि मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान काजी साहब हैं, काजी इमरान साहब, वो तर्जुमान हैं, एडिशनल स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ऋषि किलम इंजीनियर हैं, ये PDP के तर्जुमान हैं, मेरे साथ जोड़े हैं। और हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद अयाज साहब मुझे जोड़ेंगे। पहले आप सुना दीजिएगा क्या बता रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब हमारे नाज़रीन को तनख्वाह के मामले को लेकर। हमारा पूरा इरादा है, हम बढ़ा देंगे। मैं चाहता हूं कि आप फौरी तौर एक कमेटी बनाएं हाउस मेंबर्स की, उसमें आप LOP साहब को रखें, लीडर ऑफ द मेन पार्टीज को रख लीजिए, कांग्रेस, NC, PDP वगैरह, और आप जो पार्लियामेंट का पैटर्न है उसको यहाँ पे लागू करें। पार्लियामेंट के पैटर्न के तहत हर 5 साल ऑटोमेटिकली महंगाई और इन सब चीजों को देख के वहां पे सैलरी रिवीजन का जो है एक सिस्टम बन जाता है। हम क्यों ना 10-10, 12-12, 13, 14 साल ठहरें और फिर बदनामी भी करें। आप मेहरबानी करके इस कमेटी को तश्कील करके इनसे कहिए कि वो पार्लियामेंट के पैटर्न पे एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जिससे कि सैलरी रिवीजन का फैसला जो है वो एक ऑटोमेटिक तरीके से हो, ताकि हर 5 साल जो है जहां बाकियों की तनख्वाहें भी बढ़ती हैं वहां एक ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक तरीके से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़े। ये अगर आप करेंगे तो बाकी काम फिर हमारा है, मैं पैसा ढूंढ लूंगा और जो तनख्वाह बढ़ानी होगी वो हम बढ़ा देंगे। तनख्वाह बढ़ाने का हमारा पूरा इरादा है, हम बढ़ा देंगे। मैं चाहता हूं कि आप फौरी तौर। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की असम्बली में इन्होंने मैं तनख्वाह ढूंढ लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, ये बात जो लिखी तो इसको लेके बहुत से हल्कों से आवाज़ें उठ लगी कि प्रायोरिटी क्या है सरकार की। खुद PDP ने भी सुबह सुबह बहुत से PDP के लीडर आने हमसे बात करते पूछ रहे थे कि उमर साहब क्या प्रायोरिटी, उनको सिर्फ क्या तनख्वाह ही प्रायोरिटी है। ये PDP कुछ लीडर बता रहे थे और बता रहे थे कि उमर साहब की प्रायोरिटीज़ क्या है, उन्हें वो प्रिविलेज सी प्रायोरिटी है, तनख्वाह बढ़ानी प्रायोरिटी है। बाकी मुद्दों पे अगर उन्हें तनख्वाह बढ़ानी है तो कम अज़ कम कैजुअल डेली वेजेस का मामला हल कर लेते, ट्रेजरीज खाली हैं उसकी बात कर लेते। तो अक्सर ये शहर में बात चल रही है। अहमद अयाज साहब हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इसके साथ साथ काजी इमरान ने मेरे साथ जुड़ेंगे और आबिद साहब पैनल पे उन्हें दे दीजिएगा स्क्रीन पे मेरे मेहमानों को। और इसके साथ साथ इंजीनियर ऋषि किलम जो हैं ये PDP के तर्जमान हैं, मेरे साथ जुड़ेंगे और हम इन तीनों से ही आज का, चूँकि PDP ने मुद्दा भी बड़ा उठाया है। अहमद अयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ मुझ तक आ रही है, आपका फेस अभी तक मुझे आबिद ने नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो मैं जानना चाहूँगा कि उमर साहब बता रहे हैं कि मैं पैसा ढूंढ लूँगा, PDP वाले बताएं, उमर साहब बताएं कि ये प्रायोरिटीज़ क्या है। तो ज़रा हमारे नाज़रीन तक बताएं उमर साहब के इस फैसले को आप किस तरह से ले रहे हैं। सही बात है, प्रायोरिटीज़ की भी बात है और उससे पहले देखना ये है कि जो MLA बनता है तो बनता कैसे है। देखिए ये एक वॉलंटरी सर्विस है, ये कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, किसी मुलाजिम को तैनात नहीं किया जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर जॉब है तो ये किया जाए तो उसके लिए आपको मुआवजा दिया जाए या आपको तनख्वाह दी जाए।
ये ऐसी सिचुएशन तो है नहीं। एक वॉलंटरी सर्विस है, कोई ये सामने आता है ये कहकर कि भाई मैं आपकी खिदमत करूंगा और लोग आप मुझे वोट दीजिए, उसको चुना जाता है और वो उनकी तर्जमानी करता है, उनके मामलात को देखता है और उसका कंपनसेशन की कोई बात नहीं है। उसके साथ साथ जब भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई इंडिविजुअल इलेक्शन वॉलंटरली आता है कि हम मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मैं आपके खिदमत करूंगा, यही वर्ड होता है कि मैं आपकी खिदमत करूंगा। यहाँ तक ये कहते हैं कि 24 घंटे हम खिदमत करेंगे, ये भी होता है, और ये भी कहते हैं कि हम अपना बुलेट दे देंगे, ये भी कहा जाता है। तो उसके साथ साथ वो एक मैनिफेस्टो देते हैं, लोगों को प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। और जहां तक ये सैलरीज का ताल्लुक है, ये सैलरीज का ताल्लुक ना ये इलेक्शन के दौरान बातें की जाती है और ना ही ये बातें मैनिफेस्टो में आ जाती है कि भाई हमारे को एमएलएस को सैलरी बढ़ानी है या उनको सैलरी देनी है। बढ़ाने के तो दूर की बात, इवन उनको सैलरी देने की बात नहीं करते। मेरा मानना है अगर सैलरी की बात इलेक्शन में आ जाए शायद उनको वोट नहीं दे देंगे, ये मेरा मानना है। और उसके बाद ये देखना है उसके बाद ये देखना है कि जब ये वॉलंटरी सर्विस है, सो वॉलंटरी सर्विस के अलावा देखना यह है कि मैनिफेस्टो में भी नहीं है। और तीसरा, इस वक्त जो सिचुएशन है डिफरेंट है जम्मू कश्मीर की। बजट को लेकर भी कॉन्स्टेंट्स है, पावर्स को लेकर भी कॉन्स्टेंट्स है, काम करने के लिए भी मामलात सही नहीं है। और इन मामलात को मद्देनजर रखकर जबकि हमारे दरमियान जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं या जो भी लोगों की ज़रूरियात है, इमरजेंट नेचर की जो ज़रूरियात है वो कुछ और है। उसमें बिजली है जो इस वक्त जूझ रहे हैं लोग, उनकी रेट्स जो है, टैरिफ जो है बहुत बढ़ गया है, पावर नहीं मिल रहा है, लोग रो रहे हैं बिजली फीस को लेकर, या कुछ उसके अलावा कुछ कमिटमेंट्स और किए गए हैं। तो इन चीज़ों को लेकर बजट कॉन्स्टेंट्स भी है, बजट इस वक्त कम भी, एलोकेशन कम हो गई है। तो समझ में नहीं आ रहा है ये किस मामले के तहत, किस अंडरस्टैंडिंग के तहत तनख्वाह बढ़ाने की बात कह रहे हैं। पहले तो मांग ही क्यों कैसे हो रही है इन प्रायोरिटीज के दरमियान, ये कौन सा प्रायोरिटी है कि एमएलए का तनख्वाह बढ़ाना है। और फिर सबसे दुख की बात कि लीडर ऑफ द हाउस, द चीफ मिनिस्टर, वो सजेस्ट करते हैं कि भाई एक कमेटी बनाई जाए और इशारा देता है कि तनख्वाह बढ़ाने की आप बात करिए कमेटी में तो मैं पैसा मैनेज कर लूंगा। अब जब इतना मामलात है, अभी 5 महीने गुजर रहे हैं, 5 महीनों में ऐसा कोई इशू सामने नहीं आ रहा है, कोई हल नहीं हो रहा है जिसको फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो और वो हल हुआ हो, जिसकी जबरदस्त शिद्दत से इलेक्शन में भी महसूस किया गया कि बिजली को 200 यूनिट्स फ्री करने की बात या कुछ राशन देने की बात, फ्री राशन देने की बात, आपके साथ पॉइंट ले लिया। इमरान काजी मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के। काजी साहब, खिदमत खल्क की बात जब पॉलिटिशियन करता है तो जिस तरह हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अहमद अयाज साहब, इनने बताया कि मैनिफेस्टो में नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन तनख्वाह अब असम्बली में पहुंच गया, अब तनख्वाहें, प्रिविलेजेस, गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ। उमर साहब ने जब आम तौर पे शहर में, मैं अपना नहीं हूँ, हो सकता आप मुझसे, मैं अपने आप को इससे मुबर्रा रखते हुए बताऊँ, शहर में जहाँ बात की, कहते हैं 5 महीने में उमर साहब ने अपने एमएलए को एक बीपी गाड़ियाँ दे दी, उसके अलावा अब तनख्वाह 50 करोड़ सालाना, एक और ख़र्चा बढ़ा रहा है जबकि सरकार ख़जाना खाली है। तो क्या वाकई में जस्टिफाइड है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए या नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इसको किस तरह से ले रही है? देखिए सनम साहब, मैं अहमद अयाज साहब की बहुत इज्जत करते हैं, बड़े हमारे, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इनकी बात से। ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है ये 24/7 सर्विस के लिए अवेलेबल होता है लोगों के लिए। बिल्कुल, खाली पेट कोई किसी की सर्विस नहीं कर सकता है जनाबे आला। बेशक लोग उसको वोट देते हैं, इन्होंने कहा कि शायद अगर वो सैलरी की बात करेगा तो लोग उसको वोट भी नहीं देंगे। नहीं, ऐसा क्यों होगा? अगर मैं अपने घर बार बेच के जितनी सर्विस मेरे से हो पाती है, चाहे हम किसी के घर चाय, मैं किसी को इलेक्शन से पहले चाय बना पिलाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद जब मेरे पास वर्कर, मेरा काडर, मेरे पास, जैसे आपने खुद कहा
मेरा वर्कर बीमार होता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बीमार होता है, मैंने उसके पास पहुंचना है। बिल्कुल। हमारा डेमोग्राफिक एरिया देखिए क्या है, जियोग्राफिकल एरिया देखिए क्या है, आपके किस किस पहाड़ पे हमें पहुंचना पड़ता है, कैसे। एक एमएलए को, रिप्रेजेंटेटिव को जरूरत होती है पर्क्स की, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस डिटेल में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। हम दूसरी चीज, हाँ ये बात सही है कि इस वक्त फाइनेंशियल क्रंचेस हैं बहुत सारे, और इसके दौरान ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसमें अभी जो आप देखेंगे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कमेटी फ्रेम करने के लिए बोला है। कमेटी फ्रेम करके कमेटी क्या डिसाइड कर लेती है, उसमें कितने, अभी आपने बजट 50 करोड़ का खर्चा बना लिया खुद से, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है 10,000 ही बढ़े, टोटल 5,000 बढ़े एक एमएलए की तनख्वाह। 5 लाख, क्या 5 रिकमेंड लाख करती रखा है हैं? ना। मैं काजी साहब, 5 लाख रुपया रखा है गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिमाग में, उसका मतलब है नहीं नहीं लगभग नहीं नहीं, 50 ऐसा करोड़। कोई नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत ये है। दिमाग किसी में का proposal प्रपोजल है 5 ऐसा लाख नहीं है। तनख्वाह मंथली। नहीं, अभी तो सुनिए सुनिए सनम साहब, सुनिए। 5 लाख की जी जी नहीं 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 नहीं, वो मेरे को पता है, वो किसी एमएलए ने वहां पे आवाज उठाई थी कि डिमांड 5 है, लाख डिमांड है। डिमांड आई थी कि 5 लाख होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज, जो भी एक वर्ड आप देख लीजिए, उन्होंने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये क्लियरली कहा, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट में जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्या फॉल होता है, क्या पता हम एक्चुअली जो इस वक्त सैलरी ले रहे हैं हम ऑलरेडी उसमें फॉल कर रहे हो, हमें इंक्रीमेंट की जरूरत ही नहीं हो इस वक्त। ये कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं अभी कि ये डिमांड आई तो वही होगा? नहीं। दूसरी चीज, आपने आज देखा पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ मैंने देखा आवाज उठा रही हैं इसके लिए कि ये प्रायोरिटीज हैं। अगर आप ऑन द रिकॉर्ड असेंबली की रिकॉर्डिंग उठा के देखेंगे, जिस वक्त ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने सैलरीज की बात की, कोई भी मेंबर ऑफ द असेंबली ऐसा नहीं था जिसने उसके लिए कोई अपोज किया, हर बंदे ने अप्रिशिएट किया है इसका। दूसरी चीज, इसके साथ साथ ये तो छोड़िए, जो लोग आज जो ये बात कर रहे हैं कि इनके प्रायोरिटीज क्या हैं, उन्होंने इसको छोड़ के पेंशन की बात भी की असेंबली में कि पेंशन को भी इंक्रीज कीजिए। उन्हीं से पूछ लेते ये हैं, डबल PDP के स्टैंडर्ड है तर्जुमान कुछ, हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है कुछ लोगों का, जो असेंबली के उन्हीं अंदर से बात पूछ कुछ लेते और हैं। कर रहे हैं उन्हीं और से पूछ बाहर लेते लोगों हैं। के बीच में बात कुछ और कर रहे हैं। इंजीनियर कलम ऋषि, बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। ये पीडीपी के अक्सर लोगों ने आज, इवन के पीडीपी दफ्तर भी बता रहे थे कि उमर साहब बाकी मामलात को हल करने के बजाय बस तनख्वाह के पीछे पड़े हैं, अपनी सिक्योरिटी के। देखिए मैं समझता हूं कि लोगों ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है वो सैलरी बढ़ाने के लिए मैंडेट नहीं दिया है। जम्मू उमर साहब को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे क्या है, जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड्स क्या है। मुझे एक चीज बताइए, मैं हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं, आप कहते हैं कि 24/7 हमारा एमएलए या मिनिस्टर वर्क करता है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारा डेली वेजर जो है वो भी 24 घंटे काम करता है और 9,000 रुपए सैलरी या 5,000 रुपए सैलरी पे करता है। हमारे कश्मीरी पंडित समाज के 3200 रुपए एक बंदे को कैश रिलीफ मिलता है। तो तब आप लोग क्यों चुप है, तब आपकी सरकारें क्यों चुप है? उनको डेली वेजर याद नहीं आते हैं, उनको गरीब लोग याद नहीं आते, उनको विडो पेंशन याद नहीं, ओल्ड एज पेंशन याद नहीं, लेकिन अपनी सैलरी, अगर उमर अब्दुल्ला साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपने कहा मैं ढूंढ लूंगा, आप कहां से ढूंढेंगे मुझे बताइए? कोई पब्लिक मनी है, कोई ब्लैक मनी है, कोई क्या है? आप कहां से ढूंढेंगे जबकि ऑलरेडी स्टेट इतने क्राइसिस में है? मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। मुझे बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इस टाइम जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए या अपनी सैलरी? मुझे बताइए, आपको चाय पिलाना इंपॉर्टेंट है? अगर उमर साहब चाहते, वो ये बोलते कि मेरे लिए प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान है, डेली वेजर भाई है, कश्मीरी पंडित है, गुजर बकरवाल, जो गरीब लोग हैं जिनके पास छत भी नहीं है, वो मेरे लिए प्रायोरिटी है, मेरे लिए सैलरी बढ़ाना प्रायोरिटी नहीं है। अगले बजट में देखा जाएगा या अगले साल देखा जाएगा जब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे बताइए आखिरकार आपका क्या? आप 200 यूनिट फ्री बोल रहे थे बिजली, कहां है 200 यूनिट फ्री? गरीबों की कंडीशन देखिए, बीमार लोग कितने हैं, मुझे बताइए, हॉस्पिटल का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है और आप लोग अपनी सैलरी के पीछे पड़े हैं। मुझे बताइए, अवाम कहां जाएगी? जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उनकी तरफ कोई सोचता नहीं है। अगर आपकी ही सरकार इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने डेली वेजरों की तनख्वाह बढ़ाने की बात की, आपने कश्मीरी पंडित समाज को नेग्लेक्ट किया, उनकी बात की कि वो 3200 रुपए पे जी रहे हैं। अगर आपको 1,60,000 या 1 लाख भी कम पड़ रहा है तो वो डेली वेजर जो 9,000 रुपए पे जी रहा है अपने परिवार को लेके, अब 5-5 बंदे 6-6 बंदे फैमिली में है, रिपीट, तो आपका तब पॉइंट आपको रिपीट उनका मत दर्द नजर नहीं आता है। करिएगा। ऋषि आपका पॉइंट आ गया। मैं सीधा सर पहले काजी से लूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि एक मामला जो है पीडीपी के लीडरान ने असेंबली में, जो एमएलए 3 है, उन्होंने इस पे बात नहीं की, लेकिन पर्दे के बाहर बता रहे हैं। जरा इमरान काजी साहब।
देखिए सनम साहब, बड़े जोश से बड़े हमारे पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव ने ये चीज यहाँ पे बयान की इस वक्त लोगों को प्यार दिखाने के लिए। शायद इनको ये चीज पता नहीं है मेरा कि जब हम डबल यहाँ फेस पे नहीं है, मैं जो हूँ मैं लोगों के साथ हूँ। सबसे या पहले तो पीडीपी स्पोक्स इंसानियत, करना। सबसे पहले मैं लोगों के सुन साथ हूँ। लीजिए, मैंने आपको बड़े प्यार से सुना। सुन लिया लीजिए ना प्लीज। आपको कृषि जनाबे वाला, जब यहाँ पे फुल फ्लैश स्टेट थी अब हमारे पास विद स्पेशल स्टेटस, क्या सनम साहब तब डेली वेजर्स का मसला तब भी एग्जिस्ट करता था? बिल्कुल। क्या तब भी कश्मीरी पंडितों का मसला एग्जिस्ट करता था? जब से मैं प्रोफेशन में हूं तब से मुझे ये नजर आते रहे, स्टोरीज करता रहा हूं। जनाबी आला, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सैलरी इंक्रीमेंट की बात की थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कभी इसके हक में थे ही नहीं। मुफ्ती साहब सबसे पहले उठे और उन्होंने इंक्रीमेंट करना स्टार्ट किया। अपने टेन्योर में 2 बार इंक्रीमेंट किया उन्होंने एमएलएस का। आज ये हमदर्द बने हैं और डेली वेजर्स के। तब आपको क्यों नहीं समझ आ रहा था कि पहले हमें डेली वेजर्स का मसला हल करना चाहिए, पहले हमें कश्मीरी पंडितों का मसला हल करना चाहिए और फिर अपने एमएलएस को देखना चाहिए? जनाबे आला, बात करनी आसान होती है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मसला ऐसे है कि खाली पेट और खाली पेट्रोल से गाड़ी खाली बगैर पेट्रोल के नहीं चलेगी। जिन लोगों ने लोगों की खिदमत करनी है उन लोगों का भी हक बनता है। इंपॉर्टेंट वो है नहीं है मुद्दा, डेली वेजेस की बात है। मुद्दा काजी साहब, काजी साहब कैसे चलना है, काजी उसमें साहब, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, उसमें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, उसमें पीडीपी भी वहां पे आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, उनको बात करनी चाहिए थी कि नहीं जनाब आपको नहीं करना चाहिए ये, पहले आप डेली वेजेस का मसला कर लीजिए। तब तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैं देख रहा था वो टेबल बजा रहे थे वहां पे। उन्होंने पेंशन की बात की कि पेंशन को भी इंक्रीज करो, उन्होंने सीडीएफ की बात की, सीडीएफ को इंक्रीज करो। काजी साहब, वहां क्यों नहीं अपोज किया आपने? काजी साहब, तनख्वाह डिस्कस नहीं हो रही है। मैं समझता हूं एक पॉलिटिकल जो एमएलए होता है उसके कितने खर्चे होते हैं। दूसरी नहीं और दूसरी चीज सनम साहब, एक चीज और यहाँ पे सामने आनी चाहिए। देखिए अभी इस चीज को डिस्कस करना, क्या अभी एक कमेटी फ्रेम होनी है? नहीं जरा सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज। कमेटी फ्रेम होनी है। कमेटी फ्रेम होके कमेटी क्या रिपोर्ट देती है कि क्या जस्टिफाइड सैलरी है एक एमएलए की? नहीं, हमने कैसे उमर साहब का एक पॉइंट जो है वो डिस्कस हो रहा है। काजी साहब, उमर साहब ने बताया कि मैं ढूंढ लूंगा, मैं पैसा ढूंढ लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं सुबह घर से निकला, मुझे मोहल्ले के, हम सुबह मोहल्ले के 10 लोग बैठे थे, कहते थे उमर साहब अगर अपनी तनख्वाह ढूंढ रहा है तो तजरीज क्यों खाली है, वो क्यों नहीं ढूंढ रहा है? अगर उमर साहब अपनी तनख्वाह मैनेज, उमर साहब ने ये नहीं एक सेकंड, और एक चीज अभी हमारे भाई ने यहाँ पे खड़ी की थी कि इसी बजट में किया, अगले बजट, क्या अभी तक किसी ने डिक्लेयर किया ये कब से एप्लीकेबल होगा? सवाल वो नहीं क्या है। ये डिक्लेयर? काजी साहब जनाब तनख्वाह बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? कमेटी रिपोर्ट देगी, वो कब एप्लीकेबल होगी, कैसे एप्लीकेबल होगी, तब की तब देखी जाएगी। हम प्रीअज्यूम करने बैठ जाएंगे, लोगों को गुमराह करने बैठ जाएंगे, ये चीज अच्छी नहीं है। आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया। अहमद सर, जिनको अपोज करना चाहिए था, they should have opposed on the floor of the assembly कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, पहले हमें लोगों के मसले हैं, पहले वो करो जी जनाब आला, हमें सैलरी सूली नहीं चाहिए। मैं पूछूंगा उससे कि वहां पे अपोज उनके एमएलएस ने क्यों नहीं किया। अहमद अयाज से पहले पॉइंट ले लेता हूं। सर आपका व्यू पॉइंट। हाँ नहीं, ये सही बात है कि जब ये बात आई, अगर लोग कंसर्न थे, दे वर सीरियस कि भाई नहीं, प्रायोरिटी ये नहीं है, अदर पीपल शुड हैव टॉक्ड अबाउट। हमको मालूम है कि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे पीटीपी हो या कांग्रेस थी, बीजेपी या कोई इंडिपेंडेंट थे। हमको मालूम है कि ज्यादा, क्योंकि मेजोरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन बात हो जाती है कि भाई प्रायोरिटी हमारी ये नहीं है, प्रायोरिटी दूसरी है। तो असली बात जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, ये जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन के हवाले से मैं एक बात करना चाहूंगा। देखिए, हाउ डज एमएलए कम अबाउट, वो आता कैसे है? मुझे लगता है कि आम लोगों की एमएलए की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है कि उनके मसाइल हल हों, और वो मसाइल अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एफिशिएंसी हो, सही तौर वो ग्रीवेंसेस हैंडल करेंगे, मुझे लगता है उनका मसला वही हल होता है। एमएलए इसलिए आता है बिकॉज इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने एक गवर्नमेंट बनानी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है तो लोगों का काम करते हुए उनसे ये कहना, तवक्का रखना कि हम उनसे मुआवजा ले, आई थिंक इट्स अनफेयर। वाई? बिकॉज ये खदमत खलक में आता है। कोई किसी को नहीं बोलता है, मैंने किसी एमएलए को नहीं बताया,
उल्टा मेरे सर, ये पास तो- एमएलए ये तो- आते हैं। अब टोपी सर, ये तो टोपी पुरानी हाथ में कहानी, लेके पहले जनाब से मुझे चलता वोट रहा, दीजिए। बताने में मैं कुछ ये और किसके होता है, पास प्रैक्टिकली गया? कुछ और होता है, नहीं सर। सनम साहब एक मिनट, सनम साहब एक मिनट, सनम साहब एक मिनट। सर। मैं किसके पास गया एज वर्कर या एज एक आदमी कि जनाब आप आइए और मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए? यही लोग तो आते हैं टोपी हाथ में लेकर, वोट दीजिएगा, और उल्टा फिर हमारे से ही सिर पर। सॉरी, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अगर उनको ये परेशानी है कि लोग आते हैं उनके पास, उनको ना आने दो फील्ड में, घर में बैठे, कौन बोलता है उनको? नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट देम। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। सर, अगर सर, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद देखेगा बिल्कुल। दूसरा रास्ता। ये काजी साहब कुछ बताना चाहते हैं, उसके बाद में इंजीनियर के पास जाना जब चाहते एलजी के पास, जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, सर साहब एक मिनट, जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो ये सारा सिस्टम जो चलाता था एक एडवाइजर से चलाता था। एक नहीं, एडवाइजर वो तो सर, लेकिन उसमें इसके एमएलए की सर जरूरत है ग्राउंड पे, तब हमने देखा है सर, वो देखा इनकी जरूरत है। एडवाइजर लेता था, कितना प्रोटोकॉल उस एडवाइजर का था, और अब नहीं, हमारे कितने लोग सर, हैं, हमारे जो ये कितना पॉलिटिकल सैलरी देना है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको, इनकी बहुत ज्यादा कितना जरूरत है, प्रोटोकॉल ग्राउंड देना पे है हम उनको, रहते हैं, हमें कितना इनकी खर्चा जरूरत है। उनके पास, गवर्नमेंट की लेकिन- अकोमोडेशन काजी जम्मू में भी साहब- दीजिए, कश्मीर में भी दीजिए, उल्टा सारा दीजिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? कितना Right, बजट sir. ले रहे हैं ये लोग? आपका point अगर है ये, सर, किसी मैं को काजी साहब, आपने हाथ खड़ा किया, मैं उसके बाद घर में इंजीनियर के पास बैठे, आऊंगा। कौन बोलता है काजी- उनको आप आ जाइए सामने? काजी साहब, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी जी जी, मुझे लगता है अहमद साहब को कुछ ये चीज बिल्कुल ही नागवारा हो रही है। दूसरी, इनको फिर अभी तक मुझे लग रहा है बिल्कुल सही बिल्कुल बात, बिल्कुल सही ठीक है। बात। आपका मुझे आपका आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जनाब, अपना हम point है। इसको थोड़ी रोक सकते हैं कि मैं कोई होता हूं मैं आपको डिक्टेट करूंगा कि नहीं जी ये चीज सही नहीं है, आप सही नहीं बोल रहे हैं, या आप मुझे बोलेंगे आप सही नहीं बोल रहे। बट जैसे आपके ख्यालात हैं, मैं कदर करता हूं आपके ख्यालात की। आपको इससे पहले कि आज यहाँ पे आप बात उठाते, आपकी अच्छी उम्र है, आपको इसकी आवाज आज तब से होनी चाहिए थी जब से आपको थोड़ा सा आप मैच्योर होते, आपको कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी कि बंद करो जी इनको, इनकी सैलरीज, ये कानून जम्मू कश्मीर ने नहीं बनाया, ये कानून जम्मू कश्मीर ने नहीं बनाया, ये कानून हिंदुस्तान के आईन ने बनाया है जनाब आला। मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल सिस्टम की बात कर रहा सिस्टम हूँ। की वही बात बोल कर रहा रहे हूँ, हैं। आपको अपील करनी चाहिए थी। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है जनाब मीर साहब, ऐसा नहीं, तो नहीं हम है। पॉइंट पे आते हैं काजी साहब, हम बाकी हम इस पे एमएलए की जरूरत नहीं है जनाब, हमें एमएलए की जरूरत है, अपनी नुमाइंदे की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी के साल में हमें चलाएगी। कर लेते हैं। ये मैं जम्मू ये कश्मीर की बात डेमोक्रेटिक नहीं कर सेटअप रहा, है, और मैं इस पार्लियामेंट की डेमोक्रेटिक बात नहीं सेटअप कर की रहा एक हूं। अपनी खूबसूरती बिल्कुल, है। आते हैं लोग पार्लियामेंट में, जब उनके साथ वो सोर्सेज नहीं है, लेकिन हाँ, वो उमर जाए, साहब जिसके का अपने sources है, वो करे। 2 नहीं, पॉइंट्स इसके पे लिए लोगों आपको एक कैंपेन चलानी चाहिए थी, आपको करना चाहिए, इसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू करनी चाहिए। चलिए, मैं इंजीनियर नहीं आप नहीं आज कोई नहीं मानेगा, आज बोलेंगे कि उमर साहब को टारगेट कर रहे हैं। चलिए, इससे हम पहले उमर होना साहब को चाहिए था मैं ये। बीजेपी के, ये इससे मैं पहले होना चाहिए था। पीडीपी के इंजीनियर खेले में इंजीनियर ऋषि है मेरे साथ। इंजीनियर जी, जब इशू आता है सर, तो आप सर, सामने बात करने का मौका आया मिलता है, सर। क्योंकि ये इशू आ गया। सर। There is nothing, I respect him, not let me tell you. आया सर, I इंजीनियर ऋषि personally मेरे पास। respect सर, him. इंजीनियर He is a very इंजीनियर good ऋषि है guy, मेरे nice साथ। gentleman. सर, पीडीपी जाती तौर पे स्पोक्स उसको बड़ा पर्सन जबरदस्त आया सर, respect करता मेरे हूं, साथ उनका पीडीपी मुझे स्पोक्स पर्सन है, हाँ। मैं उनसे जानना चाहूंगा। इंजीनियर ऋषि, बिल्कुल उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह आप लोग बता रहे हैं कि पहले आए, जब पहले सेशन में सिर्फ अपने गाड़ियां वगैरह बुलेट प्रूफ वगैरह ढूंढी, दूसरी में आज आप इल्जाम लगा रहे हैं कि अपनी तनख्वाह ढूंढी। लेकिन सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पीडीपी के 3 एमएलए, इन्होंने बाइकआउट क्यों नहीं किया, इन्होंने वहां आवाज क्यों नहीं उठाई, इन्होंने इस पे अपनी रिजल्टमेंट क्यों नहीं दिखाई? 3 एमएलए तो हैं पीडीपी आवाज के पास। उठानी चाहिए थी, अगर किसी मुझे एतराज है तो ये मेरे को बात करनी चाहिए थी वहाँ पे। पीडीपी वाले सवाल। उनको शूट कर आवाज दिया। उठानी चाहिए, क्योंकि उनको आप शूट मुझे शूट एक चीज किया। बताइए, हमें सबसे पहले जो मुद्दे जम्मू कश्मीर के हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। हमारे जो पिछले जम्मू कश्मीर 2019 से जो जिस स्थिति में है, हमें जनाब उसको आला, देखना चाहिए सनम कि साहब हमारा ने जो जम्मू सवाल कश्मीर पूछा, कहाँ है आप इस उसका टाइम। जवाब- हमारे डेली वेजर भाई कहाँ है, हमारे माइग्रेंट भाई कहाँ है, हमारे लोग कहाँ है। हमने जो प्रॉमिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये भी तो किया सही है है ना। इलेक्शन में, हमें वो पूरे डेली करने हैं वेजर इस अरे टाइम। नेशनल लेकिन मैं- कॉन्फ्रेंस गलत कर रही है, पीडीपी गलत कर रही है, कांग्रेस गलत कर रही है, लेकिन मुद्दा हमारा आज का दूसरा है। इस मुद्दे पे ये मेरा सवाल है, पीडीपी के एमएलए क्यों खामोश रहे? इसीलिए बनाई थी कि हम इनके मसले हल करेंगे। पीडीपी के क्या कह रहे हैं एमएलए इस मुद्दे पे क्यों खामोश रहे? बिल्कुल, मैं आपके बात में सहमत हूं। मैं कह रहा हूं उनको बात करनी चाहिए, इसे खामोश रहना नहीं चाहिए। मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो बोल रहा हूं उनको बात करनी चाहिए। उनको बात मैं करनी तो चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। उनको बात करनी चाहिए, लेकिन काजी साहब, जो वहां ऐवान में है, जो जी काजी साहब, मैं आपको बताऊं, हमारे सरकार से कुछ थोड़े से पैसे आते हैं एडवर्टाइज वगैरह के। हमारी बिल जो है कश्मीर की ट्रेजरी में 4 महीने से पड़ी हुई है, इवन कि मेरे पास सिफारिश भी है, वो लोग मुझे जानते भी हैं, उनको ये भी रहता है
4 महीने से मुझे बता रहे फंड्स नहीं है, कुछ पीनट्स की है, 2-4 लाख रुपए की बिल है। उसके बरक्स मैं उसकी बात करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हमारा ट्रेजरी खाली है, पैसा है नहीं। उस पैसा ने अगर उमर साहब तनख्वाह अपनी की बात बाद में कर लेते, फिलहाल गुजारा चल जाता था ना, उन्हें बात करनी चाहिए थी। ट्रेजरी खाली है, ईद पे आज पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, इस सब के बीच में सवाल खड़ा होता है। सनम साहब, ठेकेदारों के पैसे 4-5 साल से पड़े हुए हैं, जिन्होंने काम किया उनके पैसे भी पड़े हैं, बहुत सारे लोगों की पेमेंट सेल्ड अप है। दैट इज ट्रू, आई थिंक दैट शुड हैव बीन अ प्रायोरिटी। डिस्कस होना चाहिए था ना बात की, उनको करना भाई। मैंने डीजी ट्रेजरीज मेरा दोस्त है, वो मेरी सिफारिश करता है लेकिन पैसे नहीं दे पाता है। आप खुद समझिए हमारी ट्रेजरीज का क्या हाल है। तो इस पे बात उमर साहब करनी चाहिए, पैसा वो लाना चाहिए, ना कि तनख्वाहों के लिए, ना कि इसके लिए, गाड़ियों के लिए। सनम साहब, मेरे को इजाजत है 2 मिनट? बिल्कुल, इसलिए आप ही का सवाल कर रहा हूं। जनाब आला, ये सिर्फ आप एडवर्टाइजमेंट पेमेंट्स की बात क्यों करेंगे? इधर मीर साहब ने ठेकेदारों की बात कर रहे हैं। यहाँ जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी जीपी का जो पैसा कटता है, जीपी फंड, वो सॉर्ट ऑफ वो एक बैंक में वो एक एम्प्लॉय का अपना पैसा होता है, जब चाहता है बैंक की तरह तब वो विड्रॉ करना चाहिए था उसको। आज 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने से वो पैसा भी नहीं है। 1.5 साल मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया और ये इंप्लीमेंट हो गया। ये कब इंप्लीमेंट होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या रिपोर्ट आएगी, क्या वो रिपोर्ट जस्टिफाइड होगी, जो चेयरमैन उसको अप्रूव करेंगे। हमने प्री अज्यूम कर लिया कि बस ये बात हो गई। एक्चुअली और एक चीज बताऊंगा, इट इज आप ये जो हमारे यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, ये जाके अपने पॉलिटिकल एमएलए से जाके पूछे, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। हर एक बंदा डेपुटेशन लेकर गया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, इधर इट वाज बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स, मतलब हर बंदा इस चीज में एग्री था कि हमारी सैलरी का पहले देखो। अच्छा, ये डिमांड एमएलएज की तरफ से थी, हमारे पास खबर ले रहे हैं, ब्रेकिंग खबर आप ले रहे हैं हमारे पास। वो नहीं किया, ये डिमांड एमएलएज की थी और इसमें हर एमएलए उनको डिमांड कर रहा था। सर, लास्ट कमेंट इस पे, क्या वाकई में एमएलएज को ये करना चाहिए था प्रायोरिटी पे इसी के? अभी 6 महीने में यही करना चाहिए था पहले। लास्ट कमेंट, लास्ट आया सर आपका। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि पहले तो मैं जाती तौर महसूस कर रहा हूं कि सैलरी होनी नहीं चाहिए। आप अगर ठीक है कोई खर्चा जाता है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मूवमेंट करने की, बाकी चीजें वो है, दैट्स चलो ठीक है, टू दैट एक्सटेंट ओके। लेकिन इसको एक ऐसा सिस्टम बनाना एज इफ दे हैव टू बिल्ड अप ऑन दिस ओनली शुड नॉट हैव हैपेंड। और वो भी उस सिचुएशन में, उस हालात में जब बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को लेकर वो पेंडिंग है, जैसे कुछ बातों का जिक्र किया गया। तो देखना चाहिए था उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है क्या एमएलएज की या इनकी असेंबली मेंबर्स की जो भी सैलरीज है उनको बढ़ाने की प्रायोरिटी पब्लिक ज्यादा। पहले लास्ट कमेंट, लास्ट सर मेरे पास वक्त नहीं है, लास्ट इंजीनियर ऋषि, प्रायोरिटीज जो है एमएलएज की, कहीं वो अपनी प्रायोरिटीज कुछ और तो नहीं कर रहे? मैं समझता हूं सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो जम्मू कश्मीर के वेलफेयर की होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की होनी चाहिए। मैं पार्टी के साइडलाइन से हटके भी बोलता हूं कि हमारी प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हमारी प्रायोरिटी तनख्वाह बढ़ानी नहीं है सबसे पहले। ये भी एक मैं समझूंगा पॉलिटिकल करप्शन है, ये भी एक करप्शन है। अगर एक एमएलए ऑलरेडी 5 साल का फंड भी उसको मिलता है, उसको सैलरी भी अगर लाखों में मिल रही है, तो उसको और सैलरी बढ़ाने की जरूरत क्या है? मैं समझता हूं एमएलए को भी खुद जाके अपोज करना चाहिए। नहीं, हम सेटिस्फाई है जब तक हमारा जम्मू कश्मीर फिर से स्टेबल होगा, फिर से तरक्की की तरफ जाएगा, तब हम बात करेंगे सैलरी की। मैं समझता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी इस पे बात नहीं करनी चाहिए, हमारे सीएम साहब को भी क्लियर शब्दों में बोलना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया, मतलब मेरा इजाजत नहीं देता है, मेरा वक्त इजाजत नहीं देता टाइम का, मेरा टाइम इजाजत नहीं देता है। मैं लास्ट पे बताना चाहूंगा तीनों पैनलिस्ट को और मेरे व्यूवर्स को भी, एमएलए पे जितने खर्चे होते हैं एज एन एमएलए, बिलीव नहीं करिएगा, मैं एक चीज़ का विटनेस हूं कि हमारे एक एमएलए साहब अपने एक रिश्तेदार को या अपने एक वोटर की अयादत के लिए अस्पताल गए, श्रीनगर के एसएमसी अस्पताल, और वो जाते जाते उन्होंने 1000 रुपया दिया और उसके मुंह पे वो 1000 रुपये उन्होंने वापस मारा कि क्या है, हमें आप 1000 रुपये देते हो, नहीं 10,000 रुपये दे दो। वो उसका वो वर्कर वगैरह था। तो जब वो 10 लोगों को अगर अस्पताल में खैर आफियत खबर के लिए जाएगा तो उसको 1 लाख रुपया उसी को देना है हाफ महीने में।
खर्चे बहुत हैं एमएलए साहिबान के, उसका खाने पीने का खर्चा, उसकी बाकी चीज़ें। तनख्वाह वाकई में हमारे एमएलएज की है, कम है, लेकिन लोग जो इस वक्त है कहते हैं कि सरकार गुजारा, एमएलए साहिबान फिलहाल गुजारा कर सकते थे। आप काजी साहब कुछ बताना चाहते हैं लास्ट पे कमेंट? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अयाज सर, काजी साहब, काजी इमरान काजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऋषि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पीडीपी के तर्जमान। बात एमएलए की थी, बात तनख्वाह बढ़ाने की थी। वाकई मैं इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता, और मैं कुछ ऐनी शाहिद भी हूँ, क्योंकि 1 लाख के आसपास अगर तनख्वाह है तो उससे उस एमएलए का क्या गुजारा होगा। करीबन महीने का उसको 50-60, फिर उसको हाई प्रोफाइल माना जाता है तो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल लाइफ गुजारनी पड़ती है। तो जब ये प्रोफाइल भी साथ में जुड़ सकता है, जब उसके उसको घर में शाम को 3-4 सब्जियां नहीं होंगी तो उसका वोटर वर्कर जो है वो उसे नालान हो जाता है और वोट भी नहीं देता है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। 2 चीज़ें मैंने पॉलिटिक्स में ज़रूर देखी हैं एमएलए को भुगतते में। इसकी नींद हराम हो जाती है, रात 12 बजे इसका वर्कर आ जाता है, घर में झगड़ा घर वालों से हो जाए, वो आके एमएलए से गप लगाने आ जाता है, रात 12 बजे उसको फ़ोन करता है, रात 1 बजे फ़ोन करता है। ज़्यादातर उसके वर्कर गप्पे ही मारते हैं, उससे बाकी नहीं। और हमारे एमएलए साहिबान भी इस वोट की वजह से बड़े मजबूर होते हैं, तो उनकी वो सारी जो भी उनकी वो गप्पे हैं वो हाँकते रहते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं। और साथ साथ में खर्चे, मैंने एक मिसाल दी अस्पताल की, 1000 रुपया उस एमएलए साहब ने उसको, जो रिश्ते उसका वर्कर था, कैटर था, उसकी अस्पताल जाते हुए हमारे यहाँ केला बिस्कुट फ्रूट वगैरह ले जाते, तो उसने कहा कि नहीं केला फ्रूट नहीं, 1000 रुपया मैं कैश दे देता हूँ, लेकिन 1000 उसको वापस फेंका कि उसको मैं मुँह पे मारना कहूँगा कि इससे क्या होगा। तो ये मामला जो है ये बहुत संगीन मामला है, लेकिन उमर साहब का मैं मैनेज कर लूँगा। लोग यही कहते हैं कि उमर साहब फिलहाल तनख्वाह से मैनेज हो सकता था, लोगों के मसाले उनको मैनेज करें। मुद्दा हमारा आज का इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।